को ये पोषण वगैरह का मान लो बच्चों को न्यूट्रिशन वगैरह है और जैसे कि वो घर जाके बताते हैं पूरा कि इस चीज को कैसे यूज करना है, न्यूट्रिशन कमी वगैरह कैसे पूरा करना है, वो ये भी काम करते हैं। तो एक भी जो पर्टिकुलरली स्टेट में काम करता है वो आंगनबाड़ी ही है कितने लोगों लेवल पे, और कोई वहाँ पे ऐसा कोई साइंटिफिक है नहीं स्कूल का ये चलता है। देख मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बातें पहली बार तुम बोलने लगे थे तभी समझ गया था कि आंगनबाड़ी के इसके साथ लिंक हो सकता है। बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास में क्या इतने वर्किंग प्रोफेशनल की ह्यूमन कैपिटल है कि वो इस तरह से कोलैबोरेशन कर ले हर एक आंगनबाड़ी के साथ। कल परसों की मिनिस्ट्री है, इसलिए एप्रीहेंशन है मुझे। जहां भी लोअर लेवल पे मास के साथ कोलैबोरेशन करने की बात है ना, वहां पे मिनिस्ट्री बड़ी होती है हमेशा, छोटे वाली नहीं। शुरू कर दिया होगा अलग बात है। आई हैव माय सर्टेन एप्रीहेंशंस। WCT होनी चाहिए यहाँ पे। WCT और लिखते हैं तो मैं इस ऑप्शन को सही करता हूँ, समझ रहे हो? मतलब जिस हिसाब से मैं लॉजिक लगाता हूँ ना क्वेश्चन को एलिमिनेट या सिलेक्ट करने के लिए, WCT इसमें कहीं ना कहीं होनी चाहिए। वर्किंग ह्यूमन कैपिटल पावर है, HR है, ह्यूमन रिसोर्स। इसका आंसर में देखो WCT है क्या कहीं? एक्सप्लेनेशन में WCT दिया होगा कहीं? क्योंकि यार मतलब मेरा लॉजिक सिंपल है कि ये कल परसों की मिनिस्ट्री है, 10 साल ही नहीं है, इनके पास HR ही नहीं है। आंसर नहीं है तुम्हारे पास? आंगनबाड़ी पास नहीं है नॉलेज इतनी है। हाँ मैं वही WCT है साथ में। हाँ तो बस फिर हाँ तो तुम समझ पा रहे हो लॉजिक का मतलब। मेरे को आंसर नहीं पता था, बट HR नहीं है आयुष के पास। समझ गया? कोलैबोरेशन में यहाँ पे WCT, UPSC WCT दे देगी, UPSC इनकी तरह नहीं करेगी, आयुष देगी। इनको तो गलत करवाने के लिए इन्होंने सिर्फ आयुष दिया है। अब बन रहा है, बच्चे आ गए, अब बन रहा है। HR है WCT के पास तो। Anyway, तुम समझ पा रहे हो ना कि इट्स नॉट अबाउट कि मैंने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं, इट्स अबाउट अटक कैसे गया इस ऑप्शन पे, वो समझने की कोशिश करो। आगे समझ में रेलोस, ये जो पिछले साल जिन्होंने मेरे साथ दिया था, तुम तीनों में से गलत हुआ किसी का? रेलोस गलत हुआ है तेरा भी मतलब ही नहीं बनता कभी। नवीन तेरा गलत हुआ है रेलोस? हाँ सर। रशिया उत्तर होगा। तो एलिमिनेट हो गए थे यूएस कनाडा एलिमिनेट। मैंने तुम्हारे को सिंपल सी बात बताई है, हर साल डिफेंस एग्रीमेंट पूछे जाते हैं। मैंने पिछले साल तुम्हारे को 6 डिफेंस एग्रीमेंट भेजे, उसमें सबसे पहला रेलोस था। निकालो कॉपी, निकालो अपनी पुरानी अगर याद नहीं है तो। तुम्हारे को एक मैंने मैसेज भेजा था पेपर से 7 दिन पहले, और उसमें मैंने लास्ट में कहा था कि पेपर से जस्ट पहले ये डिफेंस एग्रीमेंट देख के जाने हैं और ये एग्रीकल्चर का जो डेटा है ये देख के जाना है। कोई देख के गया था? एग्रीकल्चर बस वही एक देख के गए थे, उसके अगला पेज पर डिफेंस एग्रीमेंट थे। क्योंकि हर साल पूछ रहे, पिछले साल नहीं पूछा पर हर साल पूछ रहे हैं। ये रेलोस उसमें भी तो आया था, हरियाणा की प्री में। डिस्लेक्सिया वगैरह है क्या तुम्हें? मतलब 5 बार चीजें क्लास में बताई जाने के बाद तुम अगर गलत कर रहे हो ना तो फिर तुम अच्छी बात नहीं कर रहे हो। 12वें पे आओ, मैं 25 एक क्वेश्चन करवाऊंगा ना, क्योंकि फिर मेरी भी क्लास है, बच्चों को भी कहीं जाना है। कोशिश करूंगा 50 तक करवा दूं, चलूंगा मैं इसी स्पीड से, फायदा इसी में होगा। अच्छा चलो मैं इसको लॉजिकली भी करके बताने की कोशिश करता हूँ कि रेलोस मैंने वहां पे भी कैसे लगाया था, हरियाणा वाले में भी। इट्स अबाउट लॉजिस्टिक्स, ठीक है? जो भी डिस्टेंस कंट्रीज हैं, लॉजिस्टिक लेमो आपने को ऑलरेडी पता है यूएसए का। एक ही कंट्री के साथ लॉजिस्टिक के 2 एग्रीमेंट नहीं होंगे। वही सेम चीज कि अगर मैंने कुछ शुरू कर दिया तो नया नाम क्यों देना है, मेरे साथ ही आ जाओ ना।
लॉजिक सेम है, यूएसए हटाओ, ठीक है। अब उसके बाद में जो बची हुई कंट्रीज उनमें सबसे ये देखो कि सबसे पास में कौन सी है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट इफेक्टिव है, समझ रहे हो। जितनी ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा। कनाडा हटा दो, उत्तर ऑस्ट्रेलिया रशिया में से एक होगा। लॉजिस्टिक ऑफ कोर्स यार इंटरनेट से तो नहीं होगा ना। लॉजिस्टिक का मतलब गुड की मूवमेंट है, लॉजिस्टिक का मतलब समझते हो क्या? हाँ भाई, लेनी पड़ा नहीं। क्वाड का है, क्वाड में अभी तक क्लियर नहीं है ना क्वाड है क्या। तुम्हें पता है अभी तक क्वाड में एम्बिग्यूटी है। वी हैवंट मेड आवर स्टांस क्लियर वेदर इट्स अ सिक्योरिटी अलायंस और जस्ट यू नो किस चीज का अलायंस है। हमने एम्बिग्यूटी रखी है जान करके, बिकॉज़ दैट एम्बिग्यूटी फेवर्स इन लाइक अपने को फेवर कर रही है, इट फेवर्स आवर इंटरनेशनल एजेंडा। भी चाइना को क्लियर नहीं है, वो बाकी सिक्योरिटी अलायंस बताते हो, हम नहीं कहते। और हमने जिस दिन क्लियर कर दिया उस दिन सामने वालों को दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी अलायंस बता रहे हैं। और क्लियर नहीं किया तब तक बढ़िया है, एम्बिग्यूटी अपने को फेवर कर रही है। रिलेशंस में इस तरह की चीजें चलती हैं। दो ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो ही रहे थे। टिप्पू सुल्तान की बात करो, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कारण बताऊं, बुक में हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अगर पहला ठीक है तो उत्तर ए या डी में से एक होगा। इन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि रॉकेट का नाम देखते तुम सोचोगे 150 साल पहले कौन से रॉकेट आ गया एलिमिनेट करके, यही किया होगा है। बिल्कुल सही किया। वो ऑर्डिनेंस वो वाला था ना, नोट्स में वो लिखा है उसने ऑर्डिनेंस। एक बार बताओ, तीसरा ऑप्शन किसी भी रूलर के लिए कभी गलत नहीं होगा। पक्की बात, पक्की बात है। मतलब सोच के ही देख लेता हूँ, कौन सा रूलर होगा जो इरिगेशन प्रमोट नहीं करेगा। कोई इंडियन रूलर के लिए तीसरा ऑप्शन कभी गलत नहीं होगा। आंसर हो गया है। मेरे को दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मली मैं यूपीएससी में भी नहीं पढ़ता दूसरा, जब ऐसे हो जाए कुछ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पता है क्या होता है, मैंने घर पे एक बार कुछ बच्चों ऐसे क्लास लेके उनको ऐसे बताया था कि तुम्हारा पेपर कैसे हो सकता है, क्योंकि एक वो मेरे को मिल गया था कि ठीक है तुम यूपीएससी कर रहे हो, तुमने कभी बीएड के पेपर देखे हैं? मेरे को नहीं पता। क्या इतिहास देके देखना, हवा निकल जाएगी। देखो भाई, लाओ इतिहास का पेपर ले आओ, तो 100 में से 74 ठीक हो गए और कट ऑफ जाती है उनकी 51 नंबर 52 नंबर ऐसे। तो जो एक तो जो सर जी आए थे जो चौड़े हो रहे थे वो तो चले गए, फिर जो बाकी बालक थे ना वो बैठे थे। मैंने कहा देखो ये उत्तर नहीं हो सकते, मैंने सिलेक्ट नहीं एलिमिनेट किए हैं। तो उनमें से पांचों के पांचों इस चीज में खुश थे कि गुरुजी हार गए, इस चीज से खुश नहीं थे कि किए कैसे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि तुम खुश हो रहे हो कि सिलेक्ट कैसे कर लिया, नहीं, किया कैसे जा रहा है वो प्रोसेस समझो, क्योंकि वो जब इम्बाइब हो जाएगा ना तुम्हारे ऊपर ऐसे चुटकियां बजा बजा के निकलेगा। समझ रहे हो यार? मेरे को एक लॉजिक बताओ, तीसरा ऑप्शन क्यों गलत होगा किसी भी रूलर के लिए? अगर कुछ भी किया होगा उसने, एक घड़ा भी रख दिया होगा, तो वो इरिगेशन प्रमोट कर रहा है। बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है ये। चलो ठीक है, मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं करता हूँ, पागल हो जाओगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब देखो क्वेश्चन से पहले ही है ना, तुमने देखा होगा जब तक 13 क्वेश्चन है मेरी एक कांस्टेंट चीज रही है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं ऑप्शन से पहले सोच लेता हूँ कि इसके बारे में मुझे क्या क्या पता है। तुम्हारे सामने बोलता भी हूँ, कई ऑप्शन बोल दिया, समझ में आ रहा है तुम्हें? उससे रिलेटेड है ना, कारण बताता हूँ इसका क्या। जैसे मैंने अलीगढ़ का कुछ बोल दिया, समझ में आ रहा है? मैंने जैसे टिप्पू का कुछ बोल दिया कि उसने कुछ किया था, रेलोस का कुछ बोल दिया है ना, या फिर कि कौन रूलर साथ में आए होंगे कौन नहीं आए होंगे। ऑप्शन पढ़ लेते हो ना, तुम्हारे डाउट आता है। जो जो ये होता है ना कि ये हो जाता वो हो जाता, वो मेरे साथ अब नहीं होता 3-4 सालों से, कारण मैं आगे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ। तुमने देख लिया होगा कि कितने 13 की 13 क्वेश्चन में सेम चीज चल रही है। राणा रणजीत सिंह की देखा तो सबसे पहले ये देख लिया अभी तुक्का था, वही थॉट तुम्हारा पहला थॉट होगा और वो ओरिजिनल होगा, सबकॉन्शियस माइंड से आएगा। समझ रहे हो? ऑप्शन पढ़ते ही तुम ये सोचने लगोगे कि शायद यही सही है। नहीं, जो तुम्हारा पहला थॉट आए बिना ऑप्शन पढ़े और उससे ऑप्शन रिलेट हो तो वो ऑप्शन हमेशा सही है।
आगे समझे? सेल्फ डाउट कब आता है कि यार शायद ये पढ़ा था? नो, क्वेश्चन पढ़ते ही सोच लो कि इसके बारे में क्या पढ़ा था और फिर ऑप्शन पे जाओ। ऐसे ही मैं इनको जो यहाँ पे बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहता हूँ, आर्टिकल से पहले ये सोच लो इस आर्टिकल के बारे में तुम्हें क्या पता है, तभी अप्रिशिएट कर पाओगे कि उसमें नई चीज क्या है। देखो बात ऐसी है कि मेंस में नंबरों का डिफरेंस क्यों आता है? एक एक नंबर का ही तो आता है और नहीं आता, 1-1.5 नंबर से ऊपर डिफरेंस कभी नहीं आता। तुम टॉपर का खुद का देख लो, जो लोग यहाँ बैठे हैं आंसर राइटिंग कर रहे हैं इसकी, मैं एकदम बिल्कुल विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, मैं मान लो टॉपर नहीं हूँ पर अपने में और टॉपर में 1 से 1.5 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है कोई भी क्वेश्चन में। अपने को 4 नंबर मिल रहे हैं तो 100 नंबर मिल जाएंगे, 40% मिल रहे हैं तो 35% मिल रहे हैं तो 5% कम कर दो ना, सीधे 92 नंबर मिल जाएंगे, उतने तो आ ही गए। तो वो 3.5 नंबर और 5 नंबर में कितने का डिफरेंस हुआ? 1.5 नंबर का। टोटल कितना डिफरेंस आ गया? 92 से 125 हर पेपर में। कारण पता है क्या है? अपने आंसर देख के पहली थॉट यही लेके आते हैं, अरे तो नॉर्मल है, नहीं लिख दूंगा। ये बहुत घातक है। ये वो ऐसा इको चैम्बर है जो तुम खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो आंसर देख के कि ये तो मुझे भी आता था। तुम्हारे सबकॉन्शियस में उजागर हो गया देख के। अगर तुम्हें आता था तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। इसलिए मैं आंसर राइटिंग का कहता हूं कि करनी बहुत जरूरी है ताकि तुम ये अप्रिशिएट कर पाओ, इवन इफ इट वाज नॉर्मल, इट वाज नॉट इजी। समझ रहे हो? आसान होना ही सबसे मुश्किल है और आसान होने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा। लिखोगे कहीं जाने, लिखोगे कहीं तभी अप्रिशिएट कर पाओगे कि क्या नहीं लिखा गया जो सामने वाले ने उतने ही समय में लिख दिया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मेरे को एक सिंपल सा मतलब है कि एक सेंट्रल बैंक होगा आरबीआई जैसा, वो एक डिजिटल करेंसी निकालेगा, वो सोवरेन बैक्ड होगी, उसमें कुछ ना कुछ गारंटी होगी, तभी तो वो सेंट्रल बैंक की है। ये मेरी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है। और वो फिजिकली प्रिंट नहीं होगी क्योंकि डिजिटल करेंसी है। कैसे? सेंट्रल बैंक का मुझे पता है क्या करता है, तोड़ लिया। डिजिटल मुझे पता है कि फिजिकली नहीं होगी। करेंसी मतलब करेंसी है किसी बैंक की तो सोवरेन बैक्ड होगी, लीगल टेंडर होगा। अब मैं ऑप्शन पढ़ना शुरू करूंगा। तुम अगर सिंपल सी बात है उसका क्वेश्चन पढ़ते हो जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कोई भी वो आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है, सबसे पहले सोच लो ना कि तुम्हें ये पता है कि वेल्थ हंगर लाइफ को जो निकालता है ग्लोबल फूड हंगर इंडेक्स, उसमें ये वाली रैंक है, उसकी 4 पैरामीटर उसमें कहां का लैग कर रहे हैं और हम इंडियन गवर्नमेंट उसको सही करने के लिए क्या कर रही है? माल न्यूट्रिशन को, एनीमिया को सही करने के लिए पोषण अभियान चला रही है, मिड डे मील चला रही है। ठीक है, मिड डे मील में वो 20 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन, 450 कैलोरी, 700 कैलोरी, ये सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी ना। अब अप्रिशिएट करोगे तुम आर्टिकल में लिखा क्या है। तो उसके बाद में अगर आर्टिकल में कुछ भी और नहीं लिखा हुआ तो डू नॉट सेव दैट आर्टिकल, डू नॉट मेक नोट्स ऑफ दैट आर्टिकल, बिकॉज on the top of your head you could think of things which is not even given in that article. That's how you can streamline your preparation. 99% लोग ये काम नहीं करता है और वो इतने ज्यादा नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं जो कभी कंसोलिडेट नहीं करते। Always think what you know about that thing. अब पढ़ते हैं अपने ऑप्शन। समझ में आ रहा है तुम्हें? और ये बात मैं यहाँ पे तो इन लोगों को तो बहुत बार बता चुका हूँ, गधे हैं ये ऑनलाइन वाले भी अगर गधे निकलेंगे तो तुम्हारी सिरदर्दी है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ऑफिशियल करेंसी ऑफ ए कंट्री, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस ऑप्शन में क्योंकि ये मेरी सबकॉन्शियस मेमोरी में जो चीजें आई उससे रिलेटेड था। E-rupee is the voucher based digital payment system backed by the Indian rupee. No, it is not. backed by Indian rupee का मतलब नहीं हो सकता क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग होगी, बिल्कुल अलग अलग है। मैं कारण बताता हूँ। देखो E-rupee का ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये पिछले साल का पड़ा हुआ है। E-rupee एक वाउचर बेस्ड सिस्टम है, तुम्हारे पास कोड आएगा, ये इसलिए बनाया गया ताकि प्रोलिफरेशन रोक दिया जाए, कैनलाइजेशन रोक दिया जाए, है ना। तुम्हारे को पैसे दिए कि सब्सिडी दी तुम्हारे को एलपीजी की गिव इट अप वाली और तुमने उसकी जाके दारू खरीद ली, अब नहीं खरीद सकते। अब वो जो पैसे आएंगे वो सर्टेन कमोडिटी के ऊपर वाउचर होगा कि तुम्हारे को इसका 1 किलो घी मिलेगा, तो वो वाउचर होगा और घी वाले के पास आके उसका रिडीम्पशन कोड होगा ताकि तुम उसका घी ही ले सको। ये अलग बात है कि घी को बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन करके आगे दारू ले। ये बैंक में क्यों होगा? इसमें ये डिजिटल करेंसी नहीं है, इसमें ई वाउचर को निकालते हो ना बैंक्स, और बैंक्स को रुपए की देती है गवर्नमेंट। वो चाहे कुछ भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करूंगा।
वाउचर इज नॉट ए पेमेंट सिस्टम यार। अगर इन्होंने दिया है तो इन्होंने गलत दिया है, उत्तर दिया है। मैंने सीधे रखा है इन्होंने, उत्तर ए होना चाहिए। मैंने भी उत्तर ए एलिमिनेट होगा, किया था। उत्तर ए ओनली होगा। ई-रुपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ के देखो, मुझे नहीं पता कि वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। I have strong reservation over second option. अगर कोई मुझे करेक्ट कर सके तो प्लीज डू इट। क्या ये गलत हो गया? ये भैया मेरा भी गलत है, लेकिन मैं खुश हूँ। नहीं, मैं इसका यही मारूंगा क्योंकि ई-रुपी इज वाउचर का मेरे को यूं लगा कि वो डिजिटल वाला साउंड नहीं दे रहा। अरे है तो डिजिटली वाउचर। ऑफिशियल पीआईबी का देगा। पीआईबी अगर पेमेंट लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आंसर पेमेंट, फिर आंसर सी सही है। पेमेंट वर्ड है क्या? दिखा पीआईबी पे है। हाँ ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, उत्तर सी होगा जी, पर मैं नहीं करता पेपर में। जी जी, तीनों का फेयर गलत हो गया। मतलब ऐसी जब भी मेरे को कोई डाउट आता है ना तो आई ऑलवेज अप्रोच। देखो सिंपल सी बात है, ई-रुपी लिख के आके पीआईबी लिख दो। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स है पेमेंट पेमेंट में देख लिया, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट वहीं से ही उठेगी। यूपीएससी में वर्बटिम उठेगी वाली स्टेटमेंट पीआईबी से। ठीक है, अगर पीआईबी पे मिल गया तो ठीक है। अब बात ये है कि मेरे को भी ये याद भी तो रहेगा, मैं दोबारा गलत नहीं होगा इसमें। और ये करंट अफेयर की चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत होना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे वाले पे आओ। न्यूज़पेपर की बात है। इंडियन मिरर सुनिंदर क्या नाम है, जवाहरलाल टैगोर और ये बनर्जी इनके नाम बताए थे ना, यही तो है इंडियन मिरर में। नहीं है क्या? ये ऐसे क्यों देखती है? तेरा गलत हुआ था क्या? तो कौन है इसमें? हाँ वो भी है इसमें, जवाहरलाल टैगोर भी है। शिव कुमार घोष की तो वो नहीं थी क्या, अमृत विद्यार्थी का? बंगाल तो ठीक है। ये राज अवतार इसका था अपने नेहरू जी का, तो बॉम्बे भी ठीक है। केरला पत्रिका का मुझे कोई आइडिया नहीं है। बात इतनी है कि केरला पत्रिका होगा तो मद्रास भेज दिया। मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा। तुमने ऐसे किया था। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए गलत। मेरे को पता है स्टेट एक हुआ करता था, त्रावणकोर में आते होंगे, कोई आइडिया नहीं। कर जाओ, मतलब मैं तो कर जाता। उत्तर डी है क्या इसका? हाँ जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये लगाता था। मैं वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है मद्रास और त्रावणकोर में कंफ्यूज। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि केरला सब स्टेट रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि त्रावणकोर में आता हो ये केरला पत्रिका। त्रावणकोर भी तो एक स्टेट था मद्रास के साथ है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं एलिमिनेट करता हूँ। ना सही मान लेना, बिहार देंगे नहीं। नहीं, बात ये है कि केरला पत्रिका नाम नहीं लिखेंगे। अगर वो मद्रास बेस्ड होगा तो मद्रास पत्रिका रख देंगे, इसलिए मैं एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, पर फिर भी मेरा गलत होता मेन पेपर में। दो अगर सही देख ली ना आपने तो तीसरी बहुत मुश्किल है। होती होंगी, नहीं बोला भी मैंने यही हुआ कि अगर आपने दो देख ली तो तीसरी अगर नहीं पता तो सही मान लो। मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया ना मेरे लॉजिक से। अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं सही मान लेता। ये तो मैंने पिछले पेपर में बोला ही था कि अगर आपको दो पता लगी, तीसरी नहीं पता तो सही मान लो, उसको गलत मत मानो। पर ये एलिमिनेट हो रही है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ इसे। कोई चक्कर नहीं है, मेरे साथ है ना उसका तो, उसके तो 170 नंबर ऐसे जुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सुने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करो। कॉर्नवालिस कोड लेके आया था तो ऑफ कोर्स जमींदार वर रिलीव्ड ऑफ देयर पुलिस फंक्शन। ये पहली स्टेटमेंट ठीक है। कॉर्नवालिस कोड अपनी तारिक मोहम्मद की जो मैंने हाईलाइट दे रखे हैं उसमें पहले ही चैप्टर में सेकंड लास्ट पेज पे है। याद आया किसी को?
अब मेरे को उत्तर या तो 2 देखना है या 3 देखना है, दोनों एक साथ तो करेक्ट है ही नहीं। ना ना पहले तो करेक्ट ही है। पहला हाँ 3 सही बात है। अब ऑप्शन से ये देख लो, अगर 3 एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। यूपीएससी इतनी मोड़ी तो नहीं रही आजकल ना, बहुत ही मुश्किल है अब तो, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि एक ऐसा ऑप्शन दिया हो जिसको एक को एलिमिनेट करते ही आंसर आ जाए, बहुत मुश्किल है। अरे तो इसका एलिमिनेट करेगा तो आंसर दूसरा आ जाएगा ना, मतलब और गुरु तो अगर ये एलिमिनेट हो जाता है तो उत्तर इजी हो जाता है। तो इतना इजी यूपीएससी अब नहीं देती है पेपर, हार्डली वो 1-2 क्वेश्चन होंगे जिनमें एक ऑप्शन एलिमिनेट करते ही इस तरह का और आंसर आ जाए। थर्ड सिलेक्ट हो सकता है ना इजीली। मतलब अभी तो तुम्हें पता ही है एसपी डिस्ट्रिक्ट हेड होता ही है, और चलिए अपना ब्रिटिश सिस्टम रहा है आईपीसी और वो सब, मैं तो इजीली मेरे को थर्ड सेलेक्ट करना इजी लग रहा है। सेकंड में ये लॉजिक लगा रहा है कि मतलब खातेदार ब्रेकशर्स थी जितनी फिल्में देखी करोगा वो अपने लोग होता था ऐसे कॉलेज से। ऐसे तो आर देख के आए होंगे आप, उसमें भी नहीं होता वो, और राजू इंडियन नहीं होता है। अगले पे आओ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनालिटी एसोसिएटेड। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लो बिल्कुल ठीक है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष बिल्कुल ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, अब देखो अब इसका मुझे नहीं पता, लिखवाया तो हुआ है बट इसका नहीं पता, तो अब मैं इसमें 3 मार दूंगा, तीसरा भी ठीक है। मैं तो मार दूंगा, गलत हो चाहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को याद नहीं है तो मैं मार दूंगा। मैं हालांकि मेरे नोट्स में है ये। अरे ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ, चाहे आंसर गलत जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि मेरे नोट्स में है पर मेरे को भी याद नहीं आ रहा कि एमजी रनाडे था या नहीं था। इसके एमजी रनाडे की कोई और थी ना, पर मैं मार देता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। चलो अगले जाओ, तीसरा ही तो गलत हो रहा है, पता क्या फर्क पड़ गया, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए हैं, इतना लोड नहीं है ना। मार दो, गलत लग रहा है ना, क्योंकि अगर तुमने आंसर देख के अपनी थॉट प्रोसेस चेंज कर लेना, तुम्हारा फ्री नहीं होगा। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ जितने स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ आंसर चेक करो, एक्सप्लेनेशन चेक मत करो, क्योंकि फिर तुम मैं जो कर रहा हूँ ना वो सीख नहीं पाओगे, समझ रहे हो? क्योंकि तुम वही काम कर रहे हो, मैं अपनी सबकॉन्शियस से करने आते हैं ना, क्या आता है मुझे, उसके बाद में क्या इसमें सिंक्रोनाइज हो रहा है वो आंसर मार दो, क्या मेरे बेसिक रूल्स हैं जो मेरे वो पूरे पेपर में लगाने हैं। तुमने जैसी एक्सप्लेनेशन देख ली, तुम खुद को करप्ट कर रहे हो और खुद को ये सोचने में मजबूर कर रहे हो, यार ये तो पता था। तो जब प्री की भी आंसर की लगाओगे ना, तब भी यही बात बोलोगे खुद को, यार ये तो पता था, और फिर ये 3-4 साल बोलोगे ये वाली बात है कि यार ये तो पता था, क्योंकि थॉट प्रोसेस कर जाते हो। ठीक है, वही इसमें मैं एलिमिनेट कर पाया था केरला पत्रिका और मद्रास, मेरे को लगा मद्रास पत्रिका ज्यादा अच्छा नाम होता, तो वरना मैं इसका 3 लगा देता। अब इसमें मेरे को याद नहीं, हालांकि नोट्स में है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जहां तक मुझे याद है मैंने लेकर रखा है, पर अब याद नहीं आ रहा। तो एक बार पढ़ा था, वो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगता है कि मेरा ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं नोट्स रट के चला जाता हूँ मोस्टली, फिर भी गलत हो जाते हैं, बट ऐसा तो लगता नहीं वाला होगा। एनीवे, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, वेयर डिड द डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। अब ये भी उसमें है, तारीख वाली आपको बुक दी थी ना, तो शायद पहले ही पेज पे है। आंसर सूरत या मसूलीपट्टनम में से एक है, बट वो पहले ही पेज पे है। अब वो रिवीजन से मेरे को क्लियर होगा, बट इतना पता है भी आंसर इन दोनों में से एक है। जहां तक मुझे लगा मसूलीपट्टनम है इसका डच का, कारण ये है कि सबकॉन्शियस मेमोरी में है कि डच का सोचते ही, पहली फैक्ट्री सोचते ही मेरे 2 वर्ड दिमाग में है, पर दोनों ही आंसर में है। तो अब मैं अपना कैलकुलेटेड गेस करूंगा, आया समझ। और एक और मजेदार बात बताता हूँ, तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस लेना है ना, बिना सॉल्व किए अगला पेपर तुम सॉल्व करो सामने से,
एक एक करके, मजा आ जाएगा। फटेगी ना तुम्हारी लोगों को कन्विंस करने में, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर देखना 100 नंबर कहीं नहीं गए जब लोग आगे से प्रोटेस्ट करेंगे ना, और तुम अपने स्टैंड पे रह पाओगे। समझ रहे हो? 100 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं सबको करवाऊं, वो कर लेना। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ रेलवे कमीशन, ये चलो जिसको पता है नहीं पता हाईलाइट किया हुआ मेरा वहां पे ना, जो भी, और वो ग्रुप जो बुक देखी ना उसमें एजुकेशन में हाईलाइट किया हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, द एक्ट रिलैक्स द कंडीशन ऑफ एफिलिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेज सो एज टू प्रमोट रिसर्च इन इंडिया। 1904 कौन सा टाइम था? कर्जन का टाइम था। डू यू रियली थिंक दे वुड हैव डन दैट? टाइम के साथ कॉन्ट्रेरी इंफॉर्मेशन है ये, और कॉन्ट्रेरी इंफॉर्मेशन एलिमिनेट करो इसको। समय के साथ ऑन कॉन्ट्रेरी इंफॉर्मेशन है, whether you know it, whether it was a relay or not, आंसर डी हो नहीं सकता। क्या बचा? मजा आ रहा है क्या? जब गलत होते तब नहीं आता ना। अरे तो गलत होने थे 20-25 गलत होने थे, कोई दिक्कत नहीं। 20 तक अभी तक 3 हुए हैं, 25 हो जाने थे। नंबर 110 से ऊपर बनते हैं, फिर भी कितने बनते हैं? ज्यादा ही बनते हैं। मतलब 30 गलत कर दो तो भी 120 नंबर बनेंगे। और जो मैं कह रहा हूं ना, 30 गलत नहीं होंगे। ठीक है, वहां फटती क्यों है प्री में? खुद के जो आते नहीं है ना उनमें आंसर गलत लग जाता है। ये सब जब, जैसे मान लो अब इतिहास पढ़ा के तुम्हें हटाओ, अब क्या होगा? इतिहास की चीजें सब 500 पॉइंट में है। जब फुल लेंथ पेपर करेंगे ना अपने, उनमें से किसी के 120 से ऊपर नहीं आएंगे या 130 से ऊपर नहीं आएंगे। कारण इसका ये होता है कि सब कुछ स्टोर करके एक साथ अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से प्री में 120 से ऊपर नहीं आ रहे। सारा कुछ जैसे इतिहास की तरह स्टोर है, इतिहास का पेपर दिया, सारा कुछ स्टोर होगा ना, तुम में से हर किसी के मेन प्री में भी 120 से ऊपर आएंगे। ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन है उनको पता नहीं, जो यहाँ बैठे उनको पता कि मैं कितना पढ़ता हूँ। कारण ये इतनी सिंपल सी बात बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे सौरभ की तरह पढ़ने लगता हूँ और कोई शर्त लगाने में शर्त लगा 120 प्लस लिया हूँ, आप पूरा अच्छी तरह लगा सारा दिन पढ़े रहा सीधा याद रहेगा। थाने ट्रस्ट करना है कि जितो बताया गया थाने भी तो सफिशिएंट है। फिर भी वो गलत नहीं होना चाहिए। भी हर साल 7-8-10 क्वेश्चन गलत हो जाए, वो ही 26 नंबर कम पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? वो नहीं होने चाहिए गलत, क्योंकि तारगम 100 पेज का नोट्स है सिर्फ, सारा पेपर मिला हुआ नहीं थे। लाला सर जितना मैं दिया भाषा समझ में आ रहा है सारा, मेरी 100-150 पेज का नोट्स है सारा। अगले पे आओ, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। ऑप्शन पढ़ने से पहले ये सोचो क्या क्या थी, फिर ऑप्शन पढ़ रहे हो सारे के सारे। हैबिट डालनी पड़ेगी जी। देखो मैंने पहले हाईलाइट कर दिया इकोनॉमिक इंपैक्ट को, ब्रिटिश पॉलिसीज। ट्रेनों पर फालतू काम की वो होम चार्जेस लिया करते थे, वहां पे टैक्सेस वगैरह लगता था, या पे इंपोर्ट ड्यूटी कम रखते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। इस तरह से इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाते थे। मेजर यही चीजें थी, यही ना उनकी, यही तो पॉलिसी थी, यही इकोनॉमिक इंपैक्ट है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल एंटीग्रेव वगैरह लेके आए थे, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, पहला ऑप्शन सही है यही। दूसरा, इमरजेंस ऑफ द मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, वी डू नॉट नो। तीसरा, अर्बन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन। अब ये बताओ हैंडीक्राफ्ट उसको हुआ था या वो पावर वो सब लेके आए थे? हैंडीक्राफ्ट के तो यही तो तुम्हारा, अरे मैं यही कह रहा हूँ, यही से तुम्हारा वो क्लियरली पता चलेगा कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस लॉजिकली जा रही है नहीं जा रही है। अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्शन सेंटर्स, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, मैनचेस्टर को, लिवरपूल को, उनको एनकरेज करना। अब ये बताओ कि क्या दोनों रेजोनेंस में है? हाँ भाई मनीष, तो तुम डाउट में क्यों आ रखा है? अगला क्वेश्चन पढ़ने लग गया। हाँ भाई रामा,
ठीक है, सेकंड वाला की एंटी का वो अल्फा वाले का साइड एंटी का कहीं भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी भी आंसर नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको वन ओनली और दूसरे में से देखना पड़ेगा। इमरजेंस ऑफ मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, मैनेजिंग और एजेंसी सिस्टम का मतलब क्या है? सेटलमेंट। बताओ भाई, और लॉजिक बताओ भाई। मतलब मैं भी इस आंसर तो इसका माना दो लगाऊंगा, वन ओनली नहीं लगाऊंगा। जहां भी ट्रेड फ्लरिश कर रहा है वहां ही आएगा ही आएगा। इट्स अ मार्केट रूल, इट्स नॉट ए हिस्ट्री क्वेश्चन। इमर्ज होगा ना यार, जहां कॉटन है वहां टेक्सटाइल इमर्ज होगा ही होगा। इट्स अ मार्केट रूल। जहां पे गेहूं प्रोड्यूस होता है वहां पे आसपास कहीं आटे की फैक्ट्री होगी यार। नहीं समझ में आ रहा है? ये इस तरह से सोचो ना इसे, आगे समझना। चलो तीसरे में आओ। लॉर्ड लिटन, मैंने दो ही वाइसराय बताए थे, दो तीन जो बढ़िया काम करते थे, उनमें से लॉर्ड लिटन एक था। लिटन नहीं, वो क्या नाम था उसका? रिपन था वो, सॉरी लिटन उससे पहले। लिटन उल्टा काम करता था, तो इसने रिडक्शन किया था, तो ये काम इसने किया होगा। अच्छा, ये तो खुद क्वेश्चन में दे रखा है। The event was opposed by early nationalists of the era. Which of the following organization was primarily responsible for the Indian civil service agitation? हो। लिटन का टाइम पता है तुम्हें? लिटन के बाद 80 से 84 रिपन आया, रिपन के बाद डफरिन आया। 80 84 से पहले वाले 4 साल, 70 से 80, 76 से 80। लिटन से रिपन से पहले है लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पता है कब आया था? 1878, और उस वक्त लिटन था। तो ये उस वक्त की बात होगी। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त एक्टिव थी? मद्रास महाजन सभा तो लेट आई है, 84 में आई है। 84 या 85 ऐसे कुछ है। ये एलिमिनेट हो गई यार, ये तो लिखा हुआ है मेरे नोट्स में। मद्रास महाजन सभा एलिमिनेट हो गई। इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोषवाल है ना, ये वही है, 1966 की है शायद। 75 66 है, 64 75 की है, तो फिर इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये है क्या आनंद मोहन बोस वाली? हाँ, तो ये लीग भी तो एलिमिनेट हो जाएगी मेरे साथ। 66 की है ये भी 75 की है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एलिमिनेट हो जाएगी, दिल्ली बाय नरजी की है। 66 और थी लंदन में। उत्तर 1878 कैसे पता चला? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लिटन का कैसे पता चला कि वो ऑप्रेसिव पॉलिसीज रखता था? आंसर ए या बी में से एक होगा। अब ये सिंपल सी बात देखो, लिटन ने ये जो सिविल सर्विसेज की और ये सब जो बात लेके आए थे, मैं मतलब उत्तर इसका बी लगाऊंगा। कारण बताता हूँ कैसे। दर्जा इसका कुछ भी हो, कैलकाटा में जब तक लिटन थे तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कलकत्ता में था। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कैलकाटा बेस्ड है वो ज्यादा लोगों को मोबिलाइज कर पाई एजिटेशन के लिए, जिसका पर्पस ही मतलब नाम में ही कैलकाटा का आ रहा है कि वहीं से वो कुछ कर रहे हैं। और दो बड़े लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का नाम अपने को पता है, ईयर अपने को पता है, इससे आसपास का है, तो मैं आंसर ये लगाता हूं। भैया इंडियन लीग भी कलकत्ता की नहीं थी क्या? अरे कहीं की भी हो, मैं बात कर रहा हूँ कि वो स्पेसिफिकली कलकत्ता फोकस्ड है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। ऐसे दो बड़े नाम हैं जो आनंद मोहन बोस का नाम अपने साधारण ब्रह्म समाज में भी सुनते हैं, ठीक है, बंगाली न्यूज़पेपर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम सुनते हैं। ये मुझे नहीं पता था। अब मेरी बात सुनो कि किसी को एमएसपी के लिए विद्रोह करना है तो पंजाब हरियाणा वाले ज्यादा कर पाएंगे, तमिलनाडु वाला खुद कर पाएगा। रीजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का उसी रीजन में पेपर भी वही होता था, सरकार कलकत्ता से चलती थी। लॉजिकल ऑप्शन बी बन रहा है। अब क्या है, उसको बोलना बनाएगा, खाना नहीं खाया उसको। ऑकलैंड का तो अफगानिस्तान से रिलेटेड मुझे कुछ पता है कि इसने कुछ किया था। लॉर्ड ऑकलैंड का फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान से, तो ये तो एक ही ऑप्शन है, फिर बी उत्तर हो जाएगा सीधा ही। 10 मिनट ब्रेक ले लेंगे, 25 तक करवाओ। नॉट ए पार्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच,
ये तो पहला तो पार्ट था। वुड्स डिस्पैच याद है क्या तुम्हें? ये डलहौजी के टाइम पे विमेन एजुकेशन की और ऐसे कोई एजुकेशन के ऊपर आया था, ये इतना ही याद है। डाउनलोड फिल्ट्रेशन आया था कॉलेज मिनट से, उसी को हाँ। चेंज करने के लिए तो वुड से डिस्पैच लेके आए थे। फर्स्ट और सेकंड थर्ड के साथ हाँ, फर्स्ट और सेकंड थर्ड के साथ नहीं जाएंगे, सेकंड थर्ड के साथ नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो नॉट ए पार्ट ऑफ सिस्टम तो मेरे हिसाब से 3 ओनली अकेला ही होगा यार। पहले तो उसको मैनेजमेंट की बात से थर्ड। अरे इतिहास को लॉजिकली देखो ना, मकौले मिनट अगर तुम्हें पता है डाउनलोड फिल्ट्रेशन पे था, तो कोई चीज है जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसको तो दूर करेंगे ना पहले रिफॉर्म में। ये चीज याद नहीं है तो फिर वो पढ़ी नहीं, बुक नहीं पढ़ी। अच्छा, ए सोशल रिफॉर्मर। उस क्लास में होगा ऑनलाइन क्लास। ठीक है बॉस। A social reformer, he opposed the belief in the principle of niyati, that is destiny. He stated that every individual must work on his own for his salvation. Okay, he denounced the idolatry and the ritualistic worships and promoted the revivalism of the Vedas. वेदों की तरफ लौटो। He is famous as the first person to give the call India for Indians. Okay, ये 3 का नाम सुना हुआ है, ये उत्तर मेरे को लगता है यही है इसका। ये नहीं होगा, 3 का नाम सुना हुआ है। दयानंद सरस्वती देर का है क्या? मेरे को तो मेरे दयानंद नहीं पढ़ाया। सॉरी मैं जल्दबाजी कर गया, मैं दयानंद नहीं पढ़ा। मेरे को कोई और सरस्वती है, स्वामी नहीं दिखता ना आजकल। सॉरी, ये मेरी जल्दबाजी थी, मतलब मैं पेपर में भी सील लगाता। पर नॉर्मली है ना कि अगर तुम्हें कुछ भी आइडिया ना हो क्वेश्चन का, और प्रमोटेड द रिवाइवलिज्म ऑफ वेदास, वेदों की और लौटो, और ये ऑप्शन में दयानंद सरस्वती देना होता है, समय ये लगा देना जय हुए दास जी। यूपीएससी में आंसर होगा ये, कोई भी हो, यू डोंट केयर। अगर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो तेरे एरिया है, नीचे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो तेरा नाम जानता है, तो तेरा नहीं जानता वो आंसर है, वो दिया इसलिए गया कि वो आंसर है। विधान में तो आंसर वाला ऐसे किया था वो, क्योंकि तीनों के नाम पता थे, चौथे का नहीं पता था। इसमें बस वही एक मेरे को दयानंद सरस्वती ने दिया नहीं हुआ, जैसे क्यों स्वामी के बारे में ध्यान से पढ़ा। एनीवे चलो आगे। इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनी थी। पहले ही चैप्टर में, पता नहीं दूसरे चैप्टर में मैंने क्लियरली हाईलाइट कर रखा है, बनारस संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन। ये डाउट दूसरा तो बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन जरूर आएगा प्री में, इस साल आ जाए, अगले साल आ जाए, पिछले साल पूरा वो बन रहा था, नहीं आया। ठीक है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता राजा राम मोहन राय, ठीक है, आपके दिया हुआ तारीख में। बनारस संस्कृत कॉलेज 1783 की है, ये दोनों ही लेट है क्या थोड़ा, उसी पीरियड के उसी एक पैराग्राफ में चारों नाम दिए हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का है कलकत्ता मदरसा, और ये शायद विलियम जोन्स की है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बनारस संस्कृत कॉलेज है जोनाथन डंकन का, ये हिंदू कॉलेज है कलकत्ता राजा राम मोहन राय, सारे नाम दिए हैं उसे छोटे से पैराग्राफ में तारीफ हो जाएगा आंसर उससे, या नहीं हो रहा अभी? ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 24 G24, we do not know, let's just see. It coordinates the position of developing countries on monetary and development issues in Bretton Woods institutions. Bretton Woods से 3 चीजें आई थी, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये 3 चीजें आई थी ना ब्रेटन वुड्स से।